नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं आरबीडी प्रकाशन, जो खान सर के द्वारा प्रकाशित किया गया है, सेट नंबर 3। इस बुक से हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे और इसके 50 प्रश्नों को आज हम लोग बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न टॉर्डीग्रेड किससे संबंधित है? तो टॉर्डीग्रेड यह चंद्रमा पर एक इजरायली मिशन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इससे संबंधित है। टॉर्डीग्रेड यह क्या है? इसे पानी के भालू के रूप में जानते हैं। इसका आकार जो है वह मिमी या उससे कम होता है और यह लगभग 150 डिग्री टेम्परेचर तक जीवित रह सकता है। इसे जो है इजरायली अंतरिक्ष यान बेसेट पर भेजा जा रहा था, जो हाल ही में चंद्रमा पर क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह एक सूक्ष्म जीव है। इसे ऑर्थोपोडस के करीबी रिश्तेदार भी माना जाता है। यह पृथ्वी पर सबसे कठिन और सबसे लचीला जीव है और अत्यधिक गर्म एवं ठंडे की स्थिति में जीवित रह सकता है। यह एक टॉर्डीग्रेड एक ऐसा एकमात्र जानवर है जो मनुष्य को ज्ञात सभी विलुप्त प्राणियों में समाप्त होने से बच गया है। चलिए अगला प्रश्न क्रिक द्वीप अवस्थित है। तो क्रिक द्वीप यह कहाँ अवस्थित है? तो क्रिक द्वीप अवस्थित है भूमध्य सागर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर में स्थित है। यह ग्रीक द्वीपों का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है क्रिक द्वीप। पूर्वी भूमध्य सागरीय देशों में ऊर्जा के दावों के बीच ग्रीस और तुर्की क्रिट के पास प्रतिद्वंदी नौसैनिक अभ्यास होता है। अच्छा, कुछ द्वीपों को जान लेते हैं। तो सबसे बड़ा द्वीप अगर कहा जाए तो वह है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड, जिसका क्षेत्रफल की बात करें तो 21,75,000 वर्ग किलोमीटर है। वहीं आप लोग बताएं बोर्नियो द्वीप यह किस महासागर में अवस्थित है? तो बोर्नियो द्वीप यह हिंद महासागर में अवस्थित है। मेडागास्कर द्वीप यह भी हिंद महासागर में अवस्थित है। अच्छा, होन्शो द्वीप, जापान में जो होन्शो द्वीप है वह उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। अच्छा, आप लोग बताएं सुमात्रा द्वीप यह हिंद महासागर में अवस्थित है और क्यूबा द्वीप यह कैरेबियन सागर में अवस्थित है और जावा द्वीप यह हिंद महासागर में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी सक्रियता के लक्षण के कारण चर्चा में रहा है। यह ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो माउंट सिनाबुंग यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी उत्तर सुमात्रा जो द्वीप है उसमें अवस्थित है और यह इंडोनेशिया में अवस्थित। इंडोनेशिया को हम लोग रिंग ऑफ फायर पर स्थित होने के कारण इंडोनेशिया जो है रिंग ऑफ फायर के आसपास स्थित है और सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है इसी के आसपास है। द रिंग ऑफ फायर दुनिया के लगभग 75% ज्वालामुखी और लगभग 90% भूकंपों का क्या है? घर है, इसी के आसपास आते हैं। सभी ज्वालामुखी विस्फोटक नहीं होते क्योंकि विस्फोट मैग्मा की संरचना पर निर्भर करता है। अच्छा, ज्वालामुखी का बात आया तो हम लोग कुछ ज्वालामुखी के बारे में समझें। ज्वालामुखी को उद्गार के अवधि के अनुसार 3 प्रकार में बांटा गया। एक सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी यानी जिसमें हमेशा उद्गार होता है उसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। स्टाम्बोली जो भूमध्य सागर में है वह एक सक्रिय क्या है? ज्वालामुखी है। वहीं दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ लेकिन इसमें कभी भी उद्गार होने की संभावना होती है, वो कहलाती है प्रसुप्त ज्वालामुखी। जैसे भूमध्य सागर में है विसुवियन ज्वालामुखी और फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो जापान में है और क्राकाटोवा जो सुंडा जलडमरू के बीच अवस्थित है। ये सारे प्रसुप्त ज्वालामुखी। तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी, जिसमें वैसा ज्वालामुखी जो अतीत काल में बहुत दिनों से उसमें उद्गार नहीं हुआ हो और उद्गार होने की संभावना भी नहीं हो, तो वो होता है, उसे हम लोग रखते हैं शांत ज्वालामुखी। जैसे म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी। वहीं किलिमंजारो अफ्रीका का यह भी शांत ज्वालामुखी। और चिमन राजो जो दक्षिण अमेरिका में है यह भी एक शांत ज्वालामुखी। अच्छा, कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। कौन है? कोटापैक्सी, जिसकी ऊंचाई है 19,613 किलोमीटर। वहीं विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल
सलाडो, यह एंडीज पर्वतमाला पर अवस्थित है। वहीं विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी अगर पूछा जाए तो वह हो जाएगा एकांक गुआ ज्वालामुखी, यह भी एंडीज पर्वतमाला पर अवस्थित है। चलिए अगला, छात्र उद्यमिता कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। डेट टेक्नोलॉजीज के सहयोग से अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने अटल टिकरिंग लैब्स के युवा इनोवेटर्स के लिए छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 2.0 जो है लॉन्च किया था। अच्छा, इसका छात्र उद्यमिता कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ था वह कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2019 को इसकी शुरुआत किया गया था और इसका दूसरा संस्करण जो है लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मेघालय की मसमई गुफा में जियोसीरा मसमईस नामक प्रजाति की खोज की गई है। यह निम्न में से किससे संबंधित है? यह जो प्रजाति है यह सूक्ष्म घोंघे की एक प्रजाति है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म घोंघे की जनपाई जो है यह प्रजाति है। मेघालय की मसमई गुफा में यह प्रजाति पाई गई है। नई प्रजाति अपने शेल अरारकिरी में जियोरिसा सरिता उसी जीन्स का एक सदस्य जिन्हों जिसे 1851 ईस्वी में खोजा गया था से अद्वितीय यानी उससे अलग है, जो सेल के आकार की भिन्नता सहित 4 प्रमुख सर्पिल स्ट्राइप्स के साथ इसके शरीर पर भी मौजूद होती है। सियोरिसा तराई के उष्णकटिबंधीय जंगल के साथ साथ उच्च ऊंचाई वाले सदाबहार जंगलों या कैल्शियम से भरपूर चट्टानी सतहों पर मिट्टी या भूमिगत अवस्थाओं में यह पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, धान की फसल का ब्लास्ट रोग किस फंगस के कारण होता है? तो धान में जो ब्लास्ट रोग होता है वह किस फंगस के कारण होता है? तो मैग्नाफोर्ट ओरिजा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नाफोर्ट ओरिजा नामक फंगस से धान में ब्लास्ट रोग होता है। धान में ब्लास्ट रोग इसी कारण होता है। यह धान के पौधे के जमीन के ऊपर के सभी हिस्सों को प्रभावित करता है। यह रोग जो है अक्सर उन क्षेत्रों के धान की फसल को प्रभावित करता है जहाँ की मिट्टी में नमी कम होती है और लगातार लंबे समय तक बारिश होती हो और दिन में टेम्परेचर जो है कम रहता हो। चलिए अच्छा, धान का जो ब्लास्ट रोग है वह धान का सबसे विनाशकारी रोगों में से एक है। चलिए अगला प्रश्न है, मत्स्य 6000 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मत्स्य 6000 यह मानव युक्त एक पनडुब्बी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव युक्त यह एक पनडुब्बी है। समुद्रयान मिशन यह भारत का पहला अद्वितीय मानव युक्त महासागर मिशन है जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बियों के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना। यह गहरे पानी के नीचे अध्ययन के लिए 3 व्यक्तियों को मत्स्य 6000 नामक मानवयुक्त पनडुब्बी में 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र में भेजने में सक्षम होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या चीज़ का प्रार्थना किया था? तो आगा खां के नेतृत्व में शिमला में जो लॉर्ड मिंटो से मुसलमान का एक शिष्टमंडल मिला था, उन्होंने क्या मांग किया था? तो उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन वर्ग का मांग किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इसे लॉर्ड मिंटो ने मान भी लिया था। लॉर्ड मिंटो ने मान भी लिया था और इसी के आधार पर लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को इसमें आश्वासन दिया था कि उनके राजनीतिक अधिकारों की रक्षा भारत में जरूर की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वह स्वदेशी आंदोलन के कारण हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसमें विभाजन जो पहली बार कब हुआ था? तो प्रथम बार जो इसमें विभाजन हुआ था कांग्रेस में वह हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता किया था। वहीं दूसरी बार जो कांग्रेस का में विभाजन हुआ था
वह 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में बम्बई में वह अधिवेशन चल रहा था और हसन इमाम इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। हसन इमाम इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन यह प्रारंभ कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद यह प्रारंभ हुआ था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ? तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई। और यह प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 से जो यह प्रभावी हो गया था। और इसी के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन चलाए गए और स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है जैसे नारे लगाए गए थे। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किस पत्रिका में छपा था? तो वह पत्रिका था संजीवनी। कौन सी पत्रिका? संजीवनी पत्रिका थी। जिसका प्रकाशन किया था कृष्ण कुमार मित्र ने। इसमें जो है सबसे पहले इसका विचार आया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गया था? तो हम लोग अभी तुरंत देखें तो वह सूरत का अधिवेशन था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत अधिवेशन जो 1907 ईस्वी में हुआ था और रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता किया था। इसमें कांग्रेस विभाजित हो गया था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को दोपहर 2 बजे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अच्छा, बात करें नागपुर अधिवेशन। तो नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो नागपुर में अधिवेशन हुआ था सातवां अधिवेशन 1891 में। इसकी अध्यक्षता किया था पी आनंद चार्लू ने इसकी अध्यक्षता किया था। वहीं बम्बई में तो बहुत सारे अधिवेशन हुए थे। 5वां अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन हुआ था। वहीं बात करें तो 20वां अधिवेशन 1904 ईस्वी में भी हुआ था। वहीं इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था वह हुआ था 1892 ईस्वी में। 1892। इससे पहले 1888, ये इम्पोर्टेंट है, 1888 यह जो है चौथा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसी अंग्रेज ने किया था। वह अंग्रेज था जॉर्ज यूले। कौन था? जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज था जो कांग्रेस का किसी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। चलिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बनी थी? तो यह बना था भारत सरकार अधिनियम 1919। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसी का आधार बना था। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली प्रवर्तक किया गया, यानी प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया। अच्छा, द्वैत शासन इसका जनक माना जाता है लियोनस काटियस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। वहीं इस अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों और भारतीय आंग्लो और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया गया था। इसमें भारत के जो सचिव होते उसे भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का भी अधिकार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में समाजवादी विचारधारा का प्रचार का श्रेय जाता है। तो बिहार में समाजवादी विचारधारा का प्रचार का श्रेय जाता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1932-34 के आसपास इसके आसपास युवा कांग्रेस जनों के एक वर्ग ने कांग्रेस के भीतर ही रहकर सदस्यों को वामपंथ की ओर प्रेरित करने के लिए समाजवादी पार्टी बनाया था, जिसके प्रमुख सदस्य थे कौन कौन? तो जयप्रकाश नारायण, ये अच्युत पटवर्धन और यूसुफ मोहम्मद मेहर अली और अशोक मेहता और मीनू मनाशी, ये सारे जो है इसके जो है सदस्य थे। इस पार्टी ने देश में समाजवादी विचारधारा का बहुत प्रचार प्रसार किया था। तो बिहार में जो है आंसर हो जाएगा ये तीनों थे। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण भी थे और मीनू मनाशी भी थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, तो वह भारतीय था सी राजगोपालाचारी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर थे।
कौन? सी राजगोपालाचारी। इससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो मार्च 1947 से जून 1948 तक जो है गवर्नर जनरल रहे थे। उसके बाद सी राजगोपाली बने थे और ये प्रथम एवं अंतिम भारतीय थे जो गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था, 1930 ईस्वी को। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था यह कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। तो ये आप लोग याद रखें, गांधी जी एकमात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और वह गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। गांधी जी बीच में ही छोड़कर चले आए थे और आने के बाद पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था और अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर किया गया था। ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, आप लोग बताएं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी कब दिया गया? हमें पूरा डेट बताना है। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। अच्छा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 ईस्वी में हुआ था। अभी हम लोगों ने देखा इससे पहले क्वेश्चन में समाजवादी पार्टी, तो मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अखिल भारतीय किसान महासभा का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वह अप्रैल 1936 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद किए थे और उसके महासचिव NG रंगा चुने गए थे। चलिए अगला प्रश्न, एक था क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी RSP, इसकी स्थापना योगेश चंद्र चटर्जी जी ने किया था 1940 ईस्वी में। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 3 मई 1939 को मुकर उन्नाव में 3 मई 1939 को किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों का संगठित करना तथा अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। चलिए अगला प्रश्न है, जनरल डायर को लंदन में किस व्यक्ति ने गोली मारी थी? तो जनरल डायर को लंदन में गोली मारा था उधम सिंह ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने मारा था? उधम सिंह ने। यही जनरल डायर जिन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। और ये गोली उधम सिंह ने मारा था 23 मार्च 1940 ईस्वी को। 23 मार्च 1940 ईस्वी को इन्होंने गोली मारा था। कहाँ? कैक्सटन हॉल लंदन में मारा था। और उसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दिया गया था। इससे पहले खुदीराम बोस जी ने 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। कौन से? वेनी रेलवे स्टेशन के पास फेंका था और वेनी रेलवे स्टेशन के पास इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दिया गया था। उसके बाद बात करें तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु सैंडर्स की हत्या एवं 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, जिसके कारण इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था। वहीं बात करें चंद्रशेखर आज़ाद, तो काकोरी जो रेल कांड हुआ था उसके ये मुक्त अभियुक्त थे और इन्हें पकड़ने के लिए 30,000 रुपये का इनाम की घोषणा किया था कि जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ये खुद की गोली से शहीद हो गए थे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो नरमपंथियों में इनमें से कौन नहीं थे? तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और इनका संबंध गरमपंथी थे, यानी गरम दल से संबंधित था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
इनके अलावा गरम दल में और कौन कौन थे? तो बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान कौन सा अधिनियम करता है? तो यह अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था। 9 सितंबर 1972 को लागू किया था। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और अंडमान निकोबार। उपयुक्त राज्यों में किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 3, यानी 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ औसतन वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर होता है। 200 से 300 सेंटीमीटर होता है, जबकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। कार्डमम यानी इलायची पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पर, कैमूर की पहाड़ियाँ कोंकण तट पर, महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत और मिकिर की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। कह रहा उपयुक्त में से कौन युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा युग्म है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट यानी दक्षिण पश्चिमी और तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाया जाता है। वहीं कैमूर की पहाड़ियाँ या मध्य भारत और मध्य प्रदेश के आसपास पाई जाती है, जबकि महादेव की पहाड़ियाँ या मध्य भारत में पाई जाती है और मिकिर की पहाड़ियाँ या पूर्वोत्तर भारत जैसे असम कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में फसल सघनता है, तो बिहार में फसल सघनता कितना है? तो 1.43%। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.43%। कृषि विभाग के अनुसार बिहार में सबसे अधिक खरीफ फसल में धान व रबी फसल में, खरीफ में हो गया धान और रबी में हो गया गेहूं की खेती होती है। इन दोनों फसलों में उन्नत बीज व विकसित तकनीक का इस्तेमाल नहीं किए जाने के कारण उत्पादकता राष्ट्रीय स्तर पर इसका औसत क्या है? कम है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वार्टजाइट कायांतरित होता है, तो क्वार्टजाइट किसका कायांतरित रूप है? तो यह बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका है? बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है। वहीं बात करें चूना पत्थर, तो चूना पत्थर इसका कायांतरित रूप होता है संगमरमर। किसका कायांतरित रूप है? चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। वहीं बात करें सेल, तो सेल जो है यह किसका इसका कायांतरित रूप क्या है? तो सेल का कायांतरित रूप है स्लेट। क्या है? स्लेट है। वहीं बात करें ग्रेनाइट, तो ये ग्रेनाइट का जो कायांतरित रूप होता है वह नीश। क्या होता है? नीश। और वही ग्रेवो का सर्पेटाइन और बेसाल्ट सिस्ट और फलाइट या जो है फलाइट जो है इसका कायांतरित रूप सिस्ट होता है। चलिए अच्छा, 3 प्रकार जो चट्टानें होते हैं, एक हो गया कायांतरित चट्टान, अपसादित चट्टान और आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान या मैग्मा या लावा के जमने से बनता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट या आग्नेय चट्टान है। वहीं बात करें अपसादित चट्टान, तो बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, लिग्नाइट ये सारे अपसादित चट्टान है। और कायांतरित हो गए तो स्लेट, फ्लाइट ये सारे जो है कायांतरित चट्टान है। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही, रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश ये भी सही, सेला दर्रा उत्तराखंड ये गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेला दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा और सेला दर्रा ये सारे वहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। वहीं बात करें लद्दाख में है काराकोरम, जुजिला दर्रा
और वहीं बात करें बनिहाल दर्रा, बुर्जी दर्रा, यह जम्मू कश्मीर है। हिमाचल प्रदेश में है शिपकिला दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा, शिपकिला दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा। वहीं बात करें उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, तो माना नीति और लिपू लेक, ये जो है प्रमुख दर्रे हैं उत्तराखंड के। अच्छा, दीफू दर्रा तो देख लिया अरुणाचल प्रदेश। तूजू दर्रा कहाँ है, तूजू दर्रा यह मणिपुर में, कहाँ है, मणिपुर में है तूजू दर्रा। चलिए अगला प्रश्न है कजाकिस्तान की नई राजधानी कौन सी है, तो कजाकिस्तान की नई राजधानी है नूर सुल्तान। कौन सा है, नूर सुल्तान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नूर सुल्तान। 30 वर्षों तक कजाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे थे नूर सुल्तान नजराबयेव, और इसे जो है इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, और उसी के सम्मान में जो है इसकी जो राजधानी वर्तमान में थी कजाकिस्तान की, वह था अस्ताना। कहाँ था, अस्ताना। उसे बदलकर नूर सुल्तान जो है कर दिया, नूर सुल्तान रख दिया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है नागरिकता के अर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी नागरिकता जो है किन किन शर्तों पे प्राप्त होता है, तब प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में स्वतंत्रता के समय या उसके पश्चात जन्म हुआ हो वह भारत का नागरिक होगा। बिल्कुल सही, यानी जन्म के आधार पर। कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर 26 जनवरी 1985 को था, उसके पश्चात जन्मा था या जन्म से ही भारत का नागरिकता होगा। उसके यदि उसके माता पिता में से कोई एक का जन्म के समय भारत का वह नागरिक हो, तो इसके आधार पे भी, यानी वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, ये बिल्कुल सही। तीसरा है यदि कोई नया क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो वहाँ के निवासी स्वतः नागरिक हो जाएंगे, यानी देशीयकरण द्वारा नागरिकता। और इसके अलावा इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये 3 हो गया। इसके अलावा चौथा हो जाता पंजीकरण के द्वारा, और 5वां हो जाता भूमि विस्तार के द्वारा, भूमि विस्तार के द्वारा। यानी 5 तरीके से भारत में नागरिकता प्राप्त होती है। और नागरिकता का जो अंत होता है वह कितने तरह से होता है, तो देख लेते हैं उसे। नागरिकता का अंत, तो भारत की नागरिकता परित्याग करने से, अन्य किसी देश की नागरिकता स्वीकार करने से, और सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से। यानी 3 विधियों से जो है भारत की नागरिकता खत्म की जा सकती है। वहीं बात करें नागरिकता, तो भारत की नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 में है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, 5 to 11, 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की संसद के सामूहिक विशेषाधिकार हैं, तो भारत का जो संसद है उसका सामूहिक विशेषाधिकार क्या है, देखते हैं। संसद की कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार, संसद की कार्यवाहियों का प्रशासन का अधिकार, बिल्कुल सही। संसद के बाहरी व्यक्तियों को अपवर्जित करने का अधिकार, बिल्कुल सही। आंतरिक विषयों को विनियमित करने का अधिकार, बिल्कुल सही। विशेषाधिकार भंग करने के लिए अपने सदस्यों को दंड देने का अधिकार, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के में 3 के तहत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को कुछ अधिकार प्राप्त किए गए, जिसमें कुछ वस्तुतः संसदीय विशेषाधिकार जो है वह संसद के विशेषाधिकार नहीं है, क्योंकि संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। संसदीय विशेषाधिकार सदन, समितियों एवं सांसदों के विशेषाधिकार है, जो 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार, एक सामूहिक विशेषाधिकार, और सामूहिक के अंतर्गत ये सारे आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो हर एक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यह मनाते हैं 8 सितंबर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सितंबर की बात आई तो सितंबर के कुछ प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के आधार पर। 14 सितंबर को मनाते हैं हम लोग हिंदी दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस। वहीं 14 सितंबर को ही विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस भी मनाते हैं। 15 सितंबर को हम लोग मनाते हैं अभियंता दिवस, यानी इंजीनियर्स डे, अभियंता दिवस। 15 सितंबर को ही संचयिका दिवस भी मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। वहीं बात करें 20 सितंबर को आरपीएफ स्थापना दिवस मनता है।
21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाते हैं, विश्व शांति दिवस मनाते हैं। और 27 सितंबर को मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस। चलिए अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का सही पदानुक्रम क्या है? यानी संसद के सदस्य जो संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष सबसे पहले करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष सबसे पहले करते हैं। अगर वह उपस्थित ना हो तो पहले तो 1 नंबर हो जाएगा लोकसभा, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष। अगर वह भी उपस्थित ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति करेंगे। अगर वो भी उपस्थित ना हो तो संसद द्वारा कोई व्यक्ति को चयनित किया जाएगा, वो करेंगे। तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 118 का 4 में लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त, जो कह रहा है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता। चलिए अगला प्रश्न, शून्यकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शून्यकाल के बारे में देखना है। इसका उल्लेख संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही के नियमों में है? बिल्कुल नहीं। इस काल के दौरान कोई विषय उठाने के लिए पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं? बिल्कुल सही। यह समय संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के बाद तुरंत होता है? बिल्कुल, ये सही है। यह संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है? तो ये भी गलत। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नकाल के विपरीत शून्यकाल का संसद के किसी भी कार्यवाही में वर्णन नहीं है। यह एक अनौपचारिक काल होता है जिसमें संसद द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना एवं प्रश्न या मुद्दे उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है। ठीक, शून्यकाल संसदीय कार्यवाही में भारत का आविष्कार है। यह शून्यकाल जो है यह भारत का ही आविष्कार है, जो प्रारंभ कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का विश्व का पहला देश बन गया? तो 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना है क्यूबा। कौन सा देश बना है? क्यूबा बना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोरोना संकट काल के बीच टीकाकरण के मामले में क्यूबा ने एक नई उपलब्धि हासिल की। क्यूबा दुनिया का एकमात्र देश बन गया जो 2 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन शुरू कर दिया है। क्यूबा में 2 कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं जो क्यूबा में ही तैयार किए गए हैं। इनका फिलहाल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनसे मान्यता नहीं मिला, यानी WHO से इन्हें मान्यता नहीं मिला, लेकिन ये वैक्सीन दे रहा है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है हम लोग देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। बिल्कुल सही। भारत के संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका वर्णन है। बिल्कुल सही। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के पर्याप्त प्रसन्न पद तक अपने पद पर बने रहते हैं। बिल्कुल सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनता है, और जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, वर्तमान में अगर पूछा जाए तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। ध्यान रखिएगा, कौन है? राजीव कुमार है। यह 15वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और चुनाव आयुक्त कौन है? तो चुनाव आयुक्त है अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। और उप चुनाव आयुक्त की बात करें तो अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। ये 4 जो है उप चुनाव आयुक्त हैं, और 2 चुनाव आयुक्त और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए अगला प्रश्न, भारत के संविधान में अंतर्विष्ट मूल कर्तव्यों के बारे में लिखित में से कौन से कथन सही हैं? मूल कर्तव्य रीट अधिकारिता के माध्यम से परिवर्तित किए जा सकते। बिल्कुल। मूल कर्तव्य संविधान के अंगीकरण के समय इसका एक भाग बिल्कुल गलत। जिसमें संविधान लागू हुआ था उसमें ये मौलिक कर्तव्य इसका भाग नहीं था। मौलिक कर्तव्य स्वयं सिंह समिति के संस्तुति पर
जोड़ा गया था, बिल्कुल सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976, उसके द्वारा जोड़ा गया था। उसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन के तहत। अच्छा, मौलिक कर्तव्य कौन कौन है? तो एक है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत के आदर्श राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करे और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित करे और भारत की संप्रभुता यानी प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, देश की रक्षा करे और भारतीय लोगों में समरसता और समान मातृत्व या भातृत्व की भावना का निर्माण करे, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना और माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए, प्रश्न, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था या किस संशोधन में किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन में जो वयस्क मताधिकार का जो आयु था वह कितना कर दिया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया था। यह हुआ था 1989 में। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। वहीं 52वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़े गए थे, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। वहीं 60वां संविधान संशोधन था तो व्यवसायिक कर को 250 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो लोकतांत्रिक नहीं जोड़ा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जो लोकसभा का कार्यकाल था उससे 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 6 वर्ष कर दिया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है, किलिमंजारो है तो किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। यह तंजानिया में अवस्थित है, अफ्रीका के तंजानिया में अवस्थित है और यह एक शांत ज्वालामुखी है। क्या है? शांत ज्वालामुखी है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो ये चारों में से कह रहा है कौन बड़ा है, तो इसमें हो जाएगा अफ्रीका बड़ा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मैप में इसे हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार अगर पूछा जाए तो महाद्वीप की बात यानी महादेश की बात करें तो सबसे बड़ा है एशिया। एशिया है प्रथम स्थान पे, अफ्रीका है सेकेंड पोजीशन पे, उत्तरी अमेरिका है थर्ड पोजीशन पे, दक्षिणी अमेरिका है कौन से पोजीशन पे? तो ये चौथे पोजीशन पे, अंटार्कटिका है 5वें पोजीशन पे और ऑस्ट्रेलिया है 6ठे पोजीशन पे। ऑप्शन में एशिया नहीं था तो उसके बाद अफ्रीका था, तो अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न है, संसार की छत किसे कहते हैं? तो पामीर की पठार को संसार का छत कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इधर हो गया हिंदकुश पर्वत जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर है, हिमालय पर्वत और कुनलुन पर्वत, ये सारी की सीमाओं पर अवस्थित है ये पामीर का पठार और इसे ही संसार का छत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो यह पाया जाता है नवीन मोरदार पर्वत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिमालय जो है इसी का उदाहरण है, नवीन मोरदार पर्वत। और विश्व की जो लगभग जितनी सारी ऊंची चोटियां इसी पर है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो या काराकोरम हो या कंचनजंगा हो, ये इसी हिमालय पर्वत पर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान क्या कहलाता है? तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान कहलाता है पंपास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंपास। कौन क्या कहलाता है? पंपास कहलाता है। पंपास जो इसका अधिकतर विस्तार है अर्जेंटीना में। कहाँ है? अर्जेंटीना में। यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। वहीं प्रेरी जो है यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो यूएसए और कनाडा में इसका विस्तार है। यूएसए और कनाडा में। वेल्स जो है इसका जो विस्तार है वह दक्षिण अफ्रीका में है। किस में है? दक्षिण अफ्रीका में। जबकि सवाना जो घास का मैदान है
या उष्णकटिबंधीय घास मैदान है, या अफ्रीका में इसका विस्तार है। कहाँ है? अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। वहीं कंपोज जो है यह उष्णकटिबंधीय घास मैदान है और इसका विस्तार ब्राज़ील में है। कहाँ है? ब्राज़ील में। और लानोस यह भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, इसका विस्तार वेनेजुएला और कोलंबिया में है। चलिए, ये तीनों जो है कोलंबिया जो है दक्षिण अमेरिका में है, चाहे वह लानोस घास का मैदान हो या कंपोज घास का मैदान हो, और या फिर पंपास हो। पंपास या मध्य दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, और लानोस या और कंपोज यह जो है उत्तर में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को नखलिस्तान कहा जाता है? तो नखलिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो को जो है क्या कहा जाता है? नखलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नखलिस्तान कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? नखलिस्तान का अर्थ होता है बाग। क्या होता है? बाग होता है। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा तत्व वैदिक सभ्यता में नहीं पाया जाता है? तो वैदिक सभ्यता में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, यानी उससे भिन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाए विकसित शहरी जीवन सुविधाएं, यानी जो उसकी नागरिक सभ्यता था वह जो है वैदिक सभ्यता से मैच नहीं करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में नवीन सभ्यता का विकास हुआ था, जिसे आर्य या वैदिक सभ्यता के नाम से जानता है। इसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होता है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता था, यानी नगरीय सभ्यता था। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की प्रमुख मानव निर्मित झील गिरनार के निर्माण तथा मरम्मत से कौन संबंधित नहीं था? जो गिरनार झील था उसके निर्माण या मरम्मत के बारे में किसका संबंध नहीं था, देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, अशोक और समुद्रगुप्त। तो इसमें कह रहा है किसका संबंध नहीं था? तो समुद्रगुप्त का संबंध जो है ना उसके निर्माण में ना उसके मरम्मत में इसका कोई सहयोग था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान दिया और वहां चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इसका मरम्मत अशोक ने कराया। इसका मरम्मत किसने कराया? अशोक ने कराया। उसके बाद शक शासक था रुद्रदामन, उन्हें जूनागढ़ जो अभिलेख था इसमें इसके कार्यों की पुष्टि किया तथा रुद्रदामन द्वारा इसका जो है मरम्मती भी कराया गया था। और वहीं कह रहा है गुप्त वंश का ये शासक था समुद्रगुप्त, इनका जो है इसके निर्माण या मरम्मत में कोई जो है योगदान नहीं रहा था। चलिए अगला प्रश्न है, ई लॉट्स का संबंध है। तो ई लॉट्स का संबंध किससे है? इसका संबंध है शिक्षा विभाग से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा विभाग से इसका संबंध है। यह बिहार टीचर वेबसाइट है, यहाँ शिक्षा विभाग से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें पढ़ सकते हैं। इसका जो प्रकाशन है वह 100% क्या है? प्रमाणित और सटीक होती है। लेकिन ध्यान रहे यह वेबसाइट बिहार शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट भी नहीं है। तो ई लॉट्स या शिक्षा विभाग से इसका संबंध है। प्रश्न, उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर में हमको कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी हमें लग रहा है असम में स्थापित किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा इसे। अच्छा, भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी या आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। चलिए अगला प्रश्न, ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह मिस्र द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। मिस्र जो है हर 2 साल में इसका आयोजन करता है। इसमें जो है अमेरिका सहित कुल 21 देश भाग लेते हैं, 21 कंट्री भाग लेते हैं। जो है यह अभ्यास पहली बार 1980 में मिस्र और इजराइल के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद आयोजित किया गया था। अंतिम ब्राइट स्टार अभ्यास 2018 में आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 16 देश जो है 2018 में जो
हुआ था, उसमें 16 देशों ने भाग लिया था। अच्छा, कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास भी हम लोग जान लेते हैं। वहीं बात करें वरुण जो सैन्य अभ्यास है, वरुण यह किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? तो भारत और फ्रांस, भारत और फ्रांस, भारत फ्रांस। वहीं बात करें जीमैक्स, जीमैक्स जो सैन्य अभ्यास है यह भारत और जापान के बीच आयोजित होता है, भारत और जापान। और समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया। वहीं बात करें गॉर्जियन, वीर गॉर्जियन अभ्यास, यह भी भारत और जापान की एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सूर्य किरण, सूर्य किरण यह भारत और नेपाल, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच का संयुक्त अभ्यास है। और काजिंद जो अभ्यास है, काजिंद यह भारत और कजाकिस्तान के बीच का सैन्य अभ्यास है, भारत और कजाकिस्तान। अच्छा, गरुड़ जो है, गरुड़ यह भारत और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बिहार के किस शहर को हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जा रहा है? तब बिहार का वह कौन सा स्थान है? तो वह स्थान जो है राजगीर और बोधगया दोनों। तो आंसर हो जाए उपयुक्त में से एक से अधिक। ये राजगीर और बोधगया दोनों को भारत के पहले पूरी तरीके से हरित ऊर्जा वाला शहर के रूप में बनाया जा रहा है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है शीघ्रोत उत्पादी रिएक्टर में, फास्ट ब्रीडर्स रिएक्टर में बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है वह है, तो वह क्या है? विखंडन प्रक्रिया द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रीडर रिएक्टर एक परमाणु रिएक्टर होता है जो खपत से अधिक विखंडनीय सामग्री उत्पन्न करता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के तीव्र न्यूट्रॉन एक्टिनाइड्स नाभिक का प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की सम संख्या के साथ विखंडन करते हैं। इस तरह के नाभिक में आमतौर पर थर्मल ब्रीडर रिएक्टर में उपयोग किए जाने वाले विखंडनीय ईंधन के कम गति वाले थर्मल न्यूट्रॉन प्रतिध्वनि की कमी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विखंडन प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये था खान सर के द्वारा बेहतरीन सेट सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो या बीएसएससी हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए, एक्स्ट्रा चीज़ को नोट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।